हाँ तो बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम जो क्वेश्चन कर चुके थे 5 तक कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जहां प्रतीकों का अर्थ सामान्य है। तो चलो इसका फॉर्मूले का हम प्रूफ करते हैं। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए इसने हमें बोला है अवतल पृष्ठ, तो हमने मान लिया कि ये एक अवतल पृष्ठ है, ठीक है। और इस अवतल पृष्ठ पे ये मान लिया हमने अवतल पृष्ठ कौन सा है, एस पी एस डैश, जहां एस इसका ध्रुव है और ये बेटे इसका मुख्य अक्ष आ गया। और हमने मान लिया यहाँ पे कि जो ये बाह्य हमारा जो जो कांच है, कांच का अपवर्तनांक हमने मान लिया n2 और बाह्य जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक हमने मान लिया n1। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसने हमें अपवर्तनांक म्यू करके दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको म्यू भी मान सकते हैं। तो अब ये हमारे से ये फॉर्मूला प्रूफ करवा रहा है कि इसके अपवर्तन का सूत्र सिद्ध कीजिए। तो हम मान लेते हैं बेटे कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु से जब प्रकाश की किरण चलेगी और कांच से टकराएगी, मतलब वस्तु से जब प्रकाश की किरण चलेगी और जब इस वाले पॉइंट से टकराएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ए, इससे आगे क्या शुरू हो जाएगा, ये दूसरा माध्यम शुरू हो जाएगा जहाँ का ये पृष्ठ बना हुआ है, हमने मान लिया कांच का बना हुआ है और बाहर क्या है इसके, वायु है, ठीक है। ये हमने एक पृष्ठ मान लिया। तो अब जो हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि यहाँ पे इस वाले पृष्ठ के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद यहाँ अपवर्तन शुरू हो जाएगा। तो अपवर्तन कैसे शुरू होगा भाई, तो पहले यहाँ पे हम अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब हमेशा कहाँ से जाता है, केंद्र से। तो जो अभिलंब है हमारा, ये हमेशा मुख्य अक्ष पे कहाँ मिलता है, वक्रता केंद्र पे मिलता है। और ये जो कोण बनाता है ये होता है आपतन कोण। तो आप जानते हो कि जो जैसे ही माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, तो यहाँ वायु से चली है विरल माध्यम से, और कहाँ जा रही है, कांच में। कांच कैसा माध्यम होता है, सघन। तो विरल से सघन में जाते ही ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे। तो ऐसे झुक जाएगी तो ये हमारी अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण। तो बेटे ये प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है ये मुख्य अक्ष पे तो कहीं मिल नहीं रही है, तो ऐसे केस में ये जो है अपने आप मुड़ के मुख्य अक्ष की तरफ नहीं गई। तो मुख्य अक्ष की तरफ नहीं गई तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आभासी होगा। कैसे निकलेगा, इसको पीछे हटाएंगे, यहाँ से पीछे हटाएंगे तो जहां ये मिलेगी ये प्रतिबिंब मिलेगा आभासी, ठीक है। और ये जो कोण बनाएगी ये कोण होगा अपवर्तन कोण। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से इस पे अभिलंब खींच देते हैं। ये अभिलंब मान लेते हैं m पॉइंट पे मिला और इसकी हाइट मान ले कितनी, इसमें हमने लंब खींचा, अभिलंब नहीं लंब खींचा मुख्य अक्ष पे, ये m पॉइंट पे मिला और हाइट कितनी मान ली हमने h। अब आप जानते हो वस्तु की दूरी को u लिखते हैं। कहाँ से ली जाएगी दूरी बेटे, ध्रुव से। प्रतिबिंब की दूरी को v लिखते हैं। I मतलब इमेज, o मतलब ऑब्जेक्ट। वक्रता केंद्र की दूरी को r लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या होती है ये। तो आप स्नेल का नियम लगा दो, अपवर्तन हो रहा है ना स्नेल के नियम से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। तो स्नेल का नियम लगा दो बेटे आप। तो स्नेल का नियम क्या होता है भाई, स्नेल का नियम अभी तो पढ़ के आए हम। क्या होता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 बटे n1। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्योंकि इसने म्यू दिया है तो म्यू ही ले लो, इसको n की जगह म्यू ले लो। तो मैं लिख देता हूँ, चलो μ2 अपॉन μ1। वज्र गुणा कर दो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या आएगा, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो स्नेल का नियम है। चलो बेटा, अब इसमें जो है यहाँ पे सभी कोण बहुत छोटे होते हैं, सभी कोण। देखो प्रिज्म हो, लेंस और ये जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, गोले दर्पण होते हैं, इनके लिए जो कोण बनते हैं सूक्ष्म बनते हैं। तो सूक्ष्म कोणों के लिए हम जानते हैं कि साइन थीटा और थीटा लगभग बराबर होते हैं, और टेन थीटा और थीटा लगभग बराबर होते हैं। तो हम साइन आई लिखें या आई लिखें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो μ1 इंटू साइन हटा देंगे, आई लिख देंगे, जैसे साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और μ2 आर लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे आई और आर का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखो त्रिभुज है हमारे पास बने हुए, क्या है देखो, वस्तु कितना कोण बना रही है मान लेते हैं अल्फा, प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है उसको मान लेते हैं बीटा,
जो प्रतिबिंब की से जो प्रतिबिंब वस्तु से चलने वाली जो रेखा है वो प्रकाश मुख्य अक्ष से जो कोण बना रही है अल्फा मान लिया, प्रतिबिंब के लिए हमने बीटा मान लिया और वक्रता केंद्र का हमने गामा मान लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो त्रिभुज है, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ओ सी ए। कौन सा त्रिभुज? ओ सी ए, ये वाला त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में देखो ये बहिष्कोण है, गामा कैसा कोण है? बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, मैथमेटिक्स का रूल है। तो गामा बराबर, एक तो ये हो गया अंतः कोण और एक ये हो गया, ये कितना है? आई। तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई। तो इसलिए यहां से आई का मान आ जाएगा आपके पास कितना? गामा माइनस अल्फा। समीकरण नंबर आ गई 2। सेम इसी तरीके से त्रिभुज लेंगे आई सी ए, ये छोटे वाला आई सी ए। इस वाले त्रिभुज में भी गामा बहिष्कोण है और बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा बराबर हो जाएगा, देखो ये वाला त्रिभुज था ना अपना, ये वाला, तो गामा बराबर हो जाएगा बीटा और प्लस ये वाला कोण। अब ये वाला जो बेटा कोण है, ये वाला जो कोण है ये, और इसके शीर्षाभिमुख है तो आर है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? आर, बीटा प्लस आर। तो इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। तो आपके पास दोनों कोण आ गए, जो यहाँ पे आई था और आर था, दोनों के मान आ गए। तो समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 3 को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखते हैं, देखो क्या आता है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी रखते हैं। तो μ1 इंटू आई की जगह आ गया गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ2, आर की जगह आ गया गामा माइनस बीटा। अंदर मल्टीप्लाई करा लो, μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। अब बीटा और अल्फा वाले एंगल एक साथ रख लो, ये वाला इधर ले आओ, μ2 बीटा, पहले से यहाँ पे क्या है? μ1 अल्फा इक्वल टू, ये उधर ले जाओ, μ2 गामा, और इधर ये μ1 गामा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा μ1 गामा। ठीक है, इधर से गामा कॉमन आ जाएगा, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। ये आगे समीकरण नंबर 4। अब अल्फा बीटा और गामा के मान रखने हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रिभुज बन रहे हैं, बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज देखो, ये वाला, ये सबसे बड़ा, ये, तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ओ एम ए से। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि छोटे कोण के लिए tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है, तो अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं tan अल्फा, क्योंकि छोटे कोणों के लिए थीटा और tan थीटा बराबर होते हैं। tan अल्फा क्या होगा बेटे? लंब, लंब कितना है? am बटे आधार, आधार कितना है? om। अब ये जो m और p पॉइंट है ये बहुत पास हैं, तो o से जो दूरी है, चाहे मैं m से लूं और चाहे p से लूं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं am अपॉन इसकी जगह रख सकता हूँ OP। मैं इसका कारण दे दूंगा, क्योंकि p और m कैसे बिंदु हैं? पास पास है, समीप हैं। अब यहाँ से हम इसमें am की वैल्यू रखेंगे, तो am की वैल्यू है h, और बेटा OP है कितना? u। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोल होता है उसको हम ओरिजिन मान सकते हैं, साइन कन्वेंशन आप जानते हैं। तो इस पॉइंट से इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, तो इस पॉइंट से इधर सारी डिस्टेंस माइनस की होंगी, तो ये सारी डिस्टेंस u v और r माइनस की होंगी, तो माइनस का हो गया u। ये तो आ गया आपकी पहली वैल्यू अल्फा की। इसी तरीके से आप बीटा निकाल लेंगे तो आएगा h अपॉन माइनस वी। कौन से ट्राइंगल से आएगा बीटा? IMA से, IMA। और ऐसे ही आप गामा निकाल लोगे तो वो सबसे छोटे त्रिभुज से इससे आएगा, त्रिभुज CMA से गामा निकाल लोगे तो गामा आएगा h अपॉन माइनस आर। तो ये वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं, और इन वैल्यू को समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये आ जाएगा μ2 इंटू बीटा माइनस h अपॉन वी माइनस μ1 इंटू अल्फा माइनस h अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू
माइनस एच अपॉन आर। अब माइनस एच हर जगह है तो कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। कई बार तो ये एज इट इज ही प्रूव करने के लिए आया है। अगर म्यू वन से हम भाग दे दें पूरी समीकरण को, अगर म्यू वन से भाग दे दें तो क्या आएगा, देखो म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन आर। हर एक टर्म को मैंने म्यू वन से डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि जो म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है ये होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको मैं म्यू लिख सकता हूँ, इसकी जगह म्यू आ गया तो नीचे क्या आ गया अपॉन वी माइनस ये म्यू वन अपॉन म्यू वन हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू वन हो जाएगा 1 अपॉन यू इक्वल टू इधर आ जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो ये सूत्र आपका प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, ये तो प्रूफ कर दिया हमने। ये कह रहा है कि यदि 2.5 डायप्टर और माइनस 3.75 डायप्टर के दो लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस बनाया जाए तो उसकी कितनी फोकस दूरी होगी। तो पहले की पावर दे रखी है 2.5 डायप्टर, 2.50 दे रखी है प्लस में, दूसरे की पावर दे रखी है माइनस की 3.75 डायप्टर। पूछ रहा है इनको जोड़ दो आप, तो संयुक्त लेंस जो होगा आप जाके थ्योरी में चेक करना, संयुक्त लेंस की पावर होती है P1 प्लस P2। अगर हम दो लेंसों को जोड़ दें तो पावर को डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है। तो कितनी आ जाएगी बेटे, पहला 2.50 और दूसरा माइनस 3.75 विद साइन रखेंगे। तो ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर आएगा आपका 1.25 माइनस का। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा लेंस है ये, तो माइनस की है तो कौन सा लेंस है ये, अवतल। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया, एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो थोड़े से बड़े होंगे। अब इसका ही जो है बी पार्ट देख लेते हैं, इसका ही बी पार्ट। ये पूछ रहा है कि किसी पारदर्शी गोलीय पृष्ठ का प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्या के पदों में निगमन कीजिए। ये देखो क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ रखा है, सीधी बात है, इसने पूछा है पतले लेंस के लिए जो फॉर्मूला है फोकस दूरी का वो बताओ अपवर्तनांक के और वक्रता त्रिज्या के पदों में। ये एक तरह से बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला पूछ रहा है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, लेंस निर्माता का सूत्र इस नाम से भी आता है ये। चलिए प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमें एक लेंस मानना है, ये मान लिया हमने लेंस है, ठीक है। तो ये लेंस जो है कांच का बना है मान लो, तो अगर कांच का बना है तो अपवर्तनांक हमने मान लिया n, इसके लेंस के इधर की तरफ क्या है वायु, इधर की तरफ भी क्या है वायु, मान लिया हमने, है ना। अब बेटे यहां से ये मान लिया हमने इसका मुख्य अक्ष है। तो सपोज यहाँ पे कोई वस्तु रखी है O, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मान लेते हैं, ये प्रकाश की किरण वस्तु से चली तो इसको क्या करेगा, ये जो लेंस का जो पृष्ठ होगा, लेंस का जो पृष्ठ है, मान लो पहला पृष्ठ कौन सा S1, तो जो पहला पृष्ठ है इस पहले पृष्ठ के लिए हम लेंस का जो गोलीय पृष्ठ का फॉर्मूला है वो लगा देंगे। क्या है गोलीय पृष्ठ का फॉर्मूला, म्यू है, हम n भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर, ये सूत्र होता है। अब जो पहला पृष्ठ है मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है r1, तो यहाँ नीचे आ जाएगा r1। पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी हमने मान ली कितनी है u, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब बेटे देखो क्या होता है, लेंस क्या करता है, प्रकाश को मोड़ता है ना। लेंस उत्तल लेंस आप जानते हो, उत्तल लेंस से जब प्रकाश गुजरता है तो वो नीचे की तरफ ऐसे मोड़ देता है। अब जैसे ये लेंस का पहला पृष्ठ है तो ये प्रकाश को मोड़ेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो दूसरा पृष्ठ यहाँ पे नहीं है तो ये प्रकाश को मोड़ के ऐसे आगे कहीं पे इकट्ठा कर देगा यहाँ पे। तो ये पहले पृष्ठ ने इमेज बनाई, तो लेंस के S1 पृष्ठ के लिए जो इमेज है हमने मान लिया I डैश है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। देखो ये फाइनल इमेज नहीं है, ये पृष्ठ तो है यहाँ पे, हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि बस इसी पृष्ठ ने इमेज बनाई, दूसरा है नहीं। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी v डैश, ठीक है, वस्तु की दूरी ये होगी, प्रतिबिंब की दूरी v डैश, तो इसकी जगह आ जाएगा
वी डैश। तो ये हमारी समीकरण 1 आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे दूसरा पृष्ठ भी है तो दूसरा पृष्ठ भी लेंस, ये जो प्रकाश है इसको मोड़ेगा तो दूसरा पृष्ठ प्रकाश को मोड़ के यहाँ भेज देगा, मान लेते हैं आई पे। तो ये हमारी, ये तो पहले पृष्ठ की इमेज होगी, लेकिन फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही है, आई पे। और दूसरे पृष्ठ से दूरी कितनी है बेटे, मान लेते हैं वी, अंतिम जो इमेजेस की दूरी वी है। अब देखो इसके लिए वस्तु यहाँ थी तो इमेज यहाँ बनी, दूसरे पृष्ठ के लिए इमेज यहाँ बनी, दूसरे पृष्ठ की वस्तु कहाँ है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो पहले पृष्ठ ने प्रतिबिंब बनाया है ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। ठीक है, वस्तु का कार्य ये करती है। तो बेटे जब दूसरे पृष्ठ के लिए आप लिखोगे तो फॉर सेकंड सरफेस, द्वितीय पृष्ठ, S2 के लिए हम लिखेंगे कि जो आई डैश है वो आभासी वस्तु है तथा आई क्या है, अंतिम प्रतिबिंब है। अब अगर लेंस की मोटाई t हो तो दूसरे पृष्ठ से जो वस्तु की दूरी है वो इतनी हो जाएगी। टोटल v डैश में से t माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, v डैश माइनस t। तो ये किसकी दूरी होगी, वस्तु की दूरी। तो ये सूत्र दोबारा से लगाएंगे, लेकिन अब ध्यान रखेंगे पहले प्रकाश जा रहा था वायु से कांच में, अब आ रहा है कांच से वायु में, तो अपवर्तनांक पलट जाएगा। तो 1/n, यहाँ बटे में क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, तो दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v माइनस 1/, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है, v डैश माइनस t बराबर 1/n माइनस 1 अपॉन दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या हमने इसकी S2 की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, R2 मान ली। अब पूरी समीकरण को n से गुणा कर दो तो 1/v माइनस n/v डैश माइनस t बराबर 1 माइनस n/R2। सोल्व करेंगे इसको आगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये लेंस कैसा है, पतला है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन में आपको जो है पतला लेंस दे रखा, वही दिया पतला लेंस। ठीक है, तो पतला लेंस होगा तो t कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि लेंस कैसा है, पतला है। t को 0 कर दो, 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू 1 माइनस n/R2। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, जोड़ देते हैं बेटा। जोड़ने में ये माइनस की क्वांटिटी है प्लस की कैंसिल हो जाएगी, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इस साइड से n-1 यहाँ से कॉमन निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R1। यहाँ n-1 नहीं है, 1 माइनस n है, तो यहाँ माइनस बचेगा 1/R2। ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं कि अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। अगर वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। तो तुम यहाँ पे ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो तो 1/v की जगह f आ जाएगा, वस्तु की जगह अनंत आ जाएगा, n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हर जगह लागू होता है कि अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो 1/f, 1/ अनंत 0 होता है, n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। इसी को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन का एक जो है इसने ये भी दे रखा है, न्यूमेरिकल भी दे रखा है एक, तो इस न्यूमेरिकल को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में कहा गया है कि अगर उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है और इसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। लेंस कहीं का होगा, कांच का, तो हमने इसको GNG लिख लिया। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कि वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो एयर में फोकस दूरी FA लिख लिया मैंने, कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। इसे जल में डुबाया जाता है, जल का अपवर्तनांक हमने NL मान लिया, ये दे रखा 4/3। तो पूछ रहा है फोकस दूरी कितनी होगी, जल में फोकस दूरी बतानी है। तो वायु में फोकस दूरी दे रखी है और जल में फोकस दूरी बतानी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला आप अभी पढ़ के आए हो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब वायु के लिए सूत्र लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा वायु
अच्छा देखो, जैसे कांच है, ये लेंस है, जैसे अगर ये वायु में रखा है तो प्रकाश की किरण कहाँ से चलेगी, वायु से, और किस में जाएगी, अंदर कांच में। प्रिज्म लेंस तो कांच का ही होगा। लेकिन अगर जल में रखा हो लेंस, तो प्रकाश की किरण जल से चलेगी और किस में चलेगी, जाएगी कांच में। तो जल से किस में जाएगी, कांच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बात का ध्यान रखना है कि जब आप जल में लिखोगे तो ये होगी फोकल लेंथ इन लिक्विड या वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो अपवर्तनांक आएगा वो आएगा लिक्विड टू ग्लास, अपवर्तनांक आएगा एलएनजी। एलएनजी मतलब लिक्विड टू ग्लास, और आप जानते हो ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, इसको तुम लिख सकते हो Ng/NL। ये एक रिलेशन है, 10th में सिखाया जाता है बेटे। तो यहाँ पे आप जैसे ये अपवर्तनांक लिखा ना आपने यहाँ पे, तो ये वायु में जब लिखोगे तो सीधे ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास भी लिख सकते हो या केवल ग्लास लिख सकते हो, लेकिन जब लिक्विड में रखा है तो आएगा Lng-1 इंटू 1/R1 -1/R2। आप इस समीकरण को इससे डिवाइड कर दो बेटे, तो क्या आएगा 1/FA/1/FG। ठीक है, FL इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा Ang-1 यहाँ क्या आ गया Lng-1, और जब डिवाइड करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ FL सबसे ऊपर आ गया अपॉन FA, Ang-1। अच्छा, LNG क्या होता है, NG या ANG, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा Ang/ANL, इसकी जगह -1 सोल्व करेंगे तो Ang-1 यहाँ लिख देते हैं, Ang-1 ये तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा बेटा Ang, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो -ANL/Ang। सोल्व करेंगे Ang-1 इंटू Ang नहीं ANL, ये सबसे ऊपर जाएगा ना यहाँ से, और यहाँ बचेगा Ang-ANL। अब सभी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे क्या था FL आपको नहीं पता, FG पता है 10, Ang ये ना, इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, तो इसकी मैं 3/2 लिखूंगा -1, ANL 4/3, Ang 3/2 -4/3। सोल्व करते हैं बेटे, ये 1/2 बच जाएगा यहाँ इंटू 4/3। नीचे कितना बचेगा, एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा, 9 - 8, ऊपर बचेगा 2 2 जा 4, 2/3, और नीचे बचेगा यहाँ पे 1/6, 3 2 जा 6, और 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, आ जाएगा 4। तो FL हो जाएगा आपका 4 × 10 या फिर 40 सेंटीमीटर। देखो बहुत से क्वेश्चन लेंदी होते हैं, अब आप देखो ये पूरा एक क्वेश्चन था, मैंने वैसे इसके दोनों करे हैं, तो इसमें 6th क्वेश्चन को पूरे को करने में मुझे लग गए हैं 23 मिनट्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 12 मिनट लग रहे हैं इसमें, लेकिन मैंने दोनों करे हैं। अब फर्क यह है, आप तो पेपर में एक ही करोगे ना। तो इस वीडियो में इतना ही है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।